हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ बूस्टर, जहां हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर्स ऑफ सीपीसी। आज रिवाइज करेंगे ऑर्डर नंबर 6 को। इससे पहले हमने ऑर्डर नंबर 5 तक के वीडियोस को अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। ऑर्डर नंबर 6 रिलेटेड है प्लीडिंग्स जनरली से, यानी कि इसे बताया गया कि प्लीडिंग्स क्या होता है, कौन से इसे फैक्ट होने चाहिए, एवरीथिंग इस पर डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए इसे रूल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि प्लीडिंग क्या होता है, यानी कि प्लीडिंग किसे कहते हैं इसके बारे में बताया गया है। प्लीडिंग का मतलब होता है प्लेंट प्लस रिटन स्टेटमेंट। बस दो ही चीजें आपको इसमें याद रखना है। प्लेंटिव जो फाइल करे उसे प्लेंट कहेंगे, डिफेंडेंट जो जवाब दे उसे रिटन स्टेटमेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, जो कि रिलेटेड है कि प्लीडिंग में क्या लिखा होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। प्लीडिंग में कौन से मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए वही आपको इसमें मेंशन करना है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी एविडेंस आपको मेंशन नहीं करना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स को ही यहाँ पर लिखना है, कंसाइज मैनर में, शॉर्ट मैनर में। ओके, एविडेंस यहाँ पर आपको स्टेट नहीं करना है। तो ये है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 का सब रूल 2 फॉर्मेट ऑफ प्लीडिंग से रिलेटेड है, यानी कि हर एलिगेशन अलग अलग पैरा में होना चाहिए, नंबरिंग होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। आपको उसमें नंबरिंग पॉइंट्स वगैरह जो भी आपको मेंशन करना है, डेट हो गया, ठीक है, कोई फिगर है, कोई वर्ड्स है, उसको प्रॉपर तरीके से आपको इसमें मेंशन करना है। रूल 3 और 3A ये रिलेटेड है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग से। प्लीडिंग का फॉर्मेट अपेंडिक्स ए में दिया गया है। कमर्शियल केस में हाई कोर्ट के बनाए फॉर्म को यूज करना होगा। ओके, अपने से कोई भी फॉर्म नहीं बना लेंगे, दिया हुआ है अपेंडिक्स ए में, आप वहां पर बुक को खोलिए, आपको मिल जाएगा। रूल नंबर 4 कहता है कि पार्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। अगर आप फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस का इल्जाम लगा रहे हैं तो कंप्लीट डिटेल्स आपको वहां पर मेंशन करना होगा, विथ डेट, टाइम, प्लेस, किसने क्या किया, एवरीथिंग आपको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। रूल नंबर 6 कहता है कंडीशन प्रेसिडेंट से। अगर कोई काम पहले होना जरूरी था और दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर रही है तो वो स्पेसिफिकली आपको वहां पर मेंशन करना होगा प्लीडिंग में। अगर आप चुप रहे तो कोर्ट यही मानेगी कि सारी कंडीशंस जो है वो पूरी हो गई है, फुलफिल हो गई है। नेक्स्ट है रूल नंबर 7, जो कि रिलेटेड है डिपार्चर से। एक बार जो प्लीडिंग में आपने लिख दिया उससे आप पीछे नहीं हट सकते, यानी कि कोई नया क्लेम या कोई पुरानी बात, ठीक है, या कोई दूसरा कुछ क्लेम अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो अब आप दोबारा इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर आपको लाना है तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर रूल नंबर 17। ओके, ऑर्डर 6 के रूल नंबर 17 से आपको अमेंडमेंट करके इसमें न्यू फैक्ट्स जो भी आपको इंक्लूड करने हैं, अमेंड करने हैं, वो आप कर सकते हो। रूल नंबर 8, जो कि रिलेटेड है डीनियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। अगर सामने वाला बोले कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो आप सिर्फ ये बोल के नहीं बच सकते कि नहीं हुआ था। बेयर डीनियल सिर्फ ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, पर अगर आप बोलते हैं या बोलना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इलीगल था तो वो स्पेसिफिकली यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 9, जो कि रिलेटेड है डॉक्यूमेंट के इफेक्ट से। अगर कोई डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है तो उसका पूरा टेक्स्ट आपको कॉपी नहीं करना है, सिर्फ उसका इफेक्ट लिखना है। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए, सेल डीड की कॉपी है तो उसको पूरा आपको वहां मेंशन नहीं करना है। सेल डीड डेटेड 1 जनवरी 2025 से प्लॉट का मालिकाना हक जो है वो ए से बी को ट्रांसफर हो गया, इतना आप लिखते हैं, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 10, जो कि रिलेटेड है मैलिस और नॉलेज से। अगर किसी का बैड इंटेंशन, फ्रॉड का इरादा या नॉलेज प्रूव करना है तो डिटेल में सर्कमस्टेंसेस नहीं लिखना है, सिर्फ फैक्ट आप मेंशन कर दीजिए, दैट्स इनफ। जैसे कि बी ने जानबूझकर फ्रॉड किया, बस इतना काफी है। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 11, जो कि रिलेटेड है नोटिस से। अगर ये बोलना है कि ए को नोटिस दे दिया था तो बस इतना लिखना काफी है, नोटिस की पूरी भाषा आपको मेंशन वहां पर नहीं करना है, या कैसे नोटिस दिया गया, ठीक है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती अनलेस एंड अनटिल जब तक आपको स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए। ओके, रूल नंबर 12, जो कि रिलेटेड है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से। अगर कॉन्ट्रैक्ट सीधा नहीं लिखा लेकिन लेटर के थ्रू, बातचीत के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने किया है तो इसे डिटेल में आपको नहीं लिखना है, यानी कि आपको हर एक कॉन्वर्सेशन डिटेल में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना लिख दीजिए कि कई बार बातचीत हुई है, ठीक है, लेटर्स के थ्रू, तो उसी से कॉन्ट्रैक्ट बना है, बस इतना लिखें, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 13, जो कि रिलेटेड है प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। जो चीज कानून खुद मान लेता है वो प्लीडिंग में लिखने की जरूरत नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हुंडी या चेक, ठीक है, तो चेक में कंसिडरेशन माना जाता है कि मिल चुका है, तो इसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि मैंने पैसे दिए थे। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 14 और 14A, ये साइन और एड्रेस से रिलेटेड है। हर प्लीडिंग पर पार्टी और वकील दोनों साइन करेंगे। अगर पार्टी नहीं है तो उसका कोई ऑथराइज्ड पर्सन जो होगा वो साइन करेगा। रजिस्टर्ड एड्रेस देना यहाँ पर जरूरी है, यही एड्रेस पर सारे नोटिस जो है वो भेजे जाएंगे। एड्रेस अगर गलत दिया है तो इसका इफेक्ट ये होगा कि प्लेंटिफ का केस स्टे हो जाएगा और डिफेंडेंट का डिफेंस स्ट्रक ऑफ हो सकता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 15 और 15A, जो कि रिलेटेड है वेरिफिकेशन से। रीडिंग के नीचे वेरिफिकेशन लिखना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि जो मैंने लिखा है, ठीक है, मेरे नॉलेज में बिल्कुल सही है, जो भी सुना है वो भी बिल्कुल सही है, मैं इसमें विश्वास करता हूँ। ओके, सो एंड सो ये सब डेट वगैरह जो है उसमें मेंशन करके साइन किया जाता है। अगर कमर्शियल केस है तो एफिडेविट देना कंपलसरी है, सिर्फ वेरिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। इसके बाद आता है रूल नंबर 16, जो कि रिलेटेड है स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग से, यानी कि कोर्ट फालतू चीज को कभी भी काट के हटा सकता है। अगर प्लीडिंग में वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है, तो कोर्ट उसको डिलीट कर सकती है। अननेसेसरी, स्कैंडुलस, फ्राइवोलियस या वेक्सेशियस बातें हैं, यानी कि टाइम पास के लिए कुछ ऐसा चीज लिखा गया है जिससे कि ट्रायल में डिले हो रहा हो, उलझन बढ़ रहा हो, ठीक है, प्रोसेस जो है वो लंबा खींचा चला जा रहा है, तो ऐसी चीजों को कोर्ट जो है वो सीधे सीधे एलिमिनेट कर देती है, उसको स्टॉप ऑफ कर देती है। रूल नंबर 17, रूल नंबर 17 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग से रिलेटेड है। प्लीडिंग आप बदल सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोर्ट की परमिशन चाहिए, ठीक है। कंडीशन ये है कि अमेंडमेंट से रियल डिस्प्यूट सॉल्व होना चाहिए। ओके, ट्रायल शुरू होने के बाद अमेंडमेंट करने के लिए आपको मौका नहीं दिया जाएगा। अगर ये प्रूव ना करे कि ड्यू डिलिजेंस के बाद भी पहले नहीं पता चल सका था। ओके, आपको यहाँ कंडीशन जो है वो दिया गया है। सीधे अमेंडमेंट वगैरह जो करना होता है उसके लिए परमिशन चाहिए होता है, उसके लिए रीजन देना पड़ता है कि मैं इस पे अमेंडमेंट क्यों करना चाहता हूँ, और जो मैं स्टेट कर रहा हूँ फैक्ट, ठीक है, वो इस केस से सीधे सीधे ताल्लुक रखता है। ऑर्डर 6 का आखिरी रूल, रूल नंबर 18, जो कि रिलेटेड है कि अगर अमेंडमेंट आप करना चाहते हैं तो टाइम पे कीजिए। कोर्ट ने 14 डेज का टाइम अगर आपको दिया है अमेंडमेंट करने के लिए तो उस बीच कर लीजिए, ठीक है। अगर नहीं किया तो बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा, इसके लिए कोई भी नया परमिशन आपको ग्रांट नहीं किया जाएगा। ओवरऑल कह सकते हैं कि ऑर्डर 6 का पूरा मकसद ये है कि केस की कहानी साफ साफ पॉइंट टू पॉइंट कोर्ट के सामने आए, ताकि जज को और सामने वाले पार्टी को क्लियर हो कि झगड़ा किस बात का है। तो ये था ऑर्डर नंबर 6, उसके सभी रूल्स मैंने आपको समझा दिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ओके, टेलीग्राम ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर एमसीक्यू सीरीज जो है वो चल रहा है, डेली आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर नंबर 7 के साथ। ओके, सो थैंक यू।